अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान किसी बड़ी पेशरफ्त के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि हलचल मच रही है और ये इस मर्तबा माजी से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। क्योंकि माजी में जब जब भी पाकिस्तान के अंदर या कोई दुनिया के अंदर इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होती थी तो पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर सामने आता था, चाहे वो जंगो जदल की सूरत हाल हो या कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस के दरमियान तनाज़े में जब भी किसी जगह पर पाकिस्तान को कोई रोल अदा करने का मौका मिला, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ही मिलकर अपने आप को दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और उसके जवाब ने अमेरिका में पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने में मदद की, पाकिस्तान को फौजी मदद की, पाकिस्तान को डॉलर्स दिए, जिसके नतीजे में 1960 की दहाई में खामोश, जबकि 1980 और 2000 की दहाइयों में ज़्यादा मुतहर्रक फौजी इत्तेहाद रहा। लेकिन अब सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ है। ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान आलमी सियासत में एक नए किरदार के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इस मर्तबा ये जो दुनिया का जो स्टेज है, इसमें जो मरकज़ी किरदार है शायद वो अमेरिका का नहीं होगा। ऐसे महसूस होता है जैसे चीन के साथ पाकिस्तान के फ़ौजी ताल्लुकात ना सिर्फ मज़ीद मजबूत होने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के अमीर खलीजी ममालिक के साथ मुमकिना तौर पर उनकी सलामती में मदद के एवज़ मालियाती ताल्लुकात भी इस्तवार होंगे। यानी पाकिस्तान को अपने मशरिक़ से हथियार मिल सकते हैं और अपने मगरिब से वो तमाम माली वसाइल जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। और यही वो सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली डिफेंस डील से पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। हमारे पड़ोस में हमारा अजली दुश्मन इस वक्त जो है वो दांत कचकचा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि जनाब ये जो डील हुई है ये उसके हक में है, उसके मुखालफ है। और क्या इस मर्तबा सऊदी अरब, अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है तो क्या सऊदी अरब जिस तरीके से माजी में ये जो भी मई की सूरत हाल थी, सऊदी अरब ने एक खामोश डिप्लोमेटिक किरदार अदा किया था, लेकिन अगली मर्तबा क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा होगा और शाना बशाना इंडिया के खिलाफ जंग लड़ेगा? और ऐसी सूरत हाल से यकीनी तौर पर इंडिया की मईशत के ऊपर भी बहुत बड़े सवालात और उसके ऊपर दबाव भी आना 100% तय है। इसके साथ साथ अमेरिका का भी पाक सऊदी डील के ऊपर खामोश रहना नहीं बनता था और अमेरिका जो है वो इस सारी सूरत हाल से लाताल्लुक भी नहीं है और खामोश भी नहीं है। अलबत्ता ये जो डील इस मर्तबा हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, इसमें अमेरिका की तरफ से जो रद्द अमल आया है वो माजी के मुकाबले में ना सिर्फ बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि इनडायरेक्टली अमेरिका ने मुस्तकबिल के अपने अज़ाइम से पर्दा उठाया है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका की तरफ से 2 ऐसी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका ये जो डील हो रही है इसको एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देखता है और एक मुख्तलिफ अंदाज से इस डील को या तो सबूताज करेगा या इस डील को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। वो 2 इंपॉर्टेंट ऐलानात कौन से हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इनमें से पहला ऐलान या पहला इकदाम वो आया है सलामती कौंसिल में, जहां पर सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से 10 अरकान ने गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद को पेश किया था और इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। ये 15 में से 10 अरकान की करारदाद को अमेरिका की तरफ से वीटो कर दिया गया, ये कहते हुए कि इस करारदाद में इसराइल के मफादात को मद्देनजर नहीं रखा गया और इसराइल के जो राइट ऑफ डिफेंस है
उसको भी मुकम्मल तौर पर इस करारदाद में निगेट कर दिया गया। अमेरिका की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है कि जब तक हमास मुकम्मल तौर पर सरेंडर नहीं करेगा और वो तमाम यरगमाली जो कि इस वक्त तक हमास के पास मौजूद हैं, वो यरगमालियों को बग़ैर किसी शर्त के रिहा नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है वो जंग बंद नहीं की जाएगी और अमेरिका उसको वीटो करता रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान है। दूसरा ऐलान आया है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और उन्होंने बरतानिया में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में फ़ौज उतारने और बगराम एयर बेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। अब ये दोनों ऐलानात किस तरीके से इस पूरे सिक्योरिटी पैराडाइम पर असर अंदाज होंगे जो कि अब तश्कील पाया है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाली डिफेंस डील के नतीजे में, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। ये बात तो वाज़ेह हो गई, इसमें किसी को अब कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि इसराइल इनफैक्ट जो कुछ कर रहा है वो अमरीकी अशीरबाद के साथ ही कर रहा है और गज़ा को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया है, गज़ा का 90% एरिया उसको बिल्कुल मिलिया मेट कर दिया गया है, खंडर कर दिया गया है, उसमें से कोई बिल्डिंग सलामत नहीं रखी गई और जो 10% गज़ा के अंदर इमारात मौजूद हैं वो भी खंडर से बदतर हैं। अलबत्ता वो 10% स्ट्रक्चर्स कम से कम अभी तक गज़ा में मौजूद हैं और जिस तरीके से शुफार बजाकर इसराइली फ़ौजों ने गज़ा पर कब्ज़े के अमल का आगाज़ किया है, ये हमास को सरेंडर कराने या यरगमालियों को कम से कम रिहा कराने की हिकमत अमली तो नहीं है, क्योंकि अगर यरगमालियों को रिहा कराने की बात होती या जंग बंदी की बात होती तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में 3 मरतबा इस बात की कोशिश की है कि फायरबंदी हो जाए और यरगमालियों को रिहा किया जाए और तीनों मरतबा हमास की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया और हमास ने हर मरतबा यरगमालियों को रिहा करने की जो मुतालबा था उसको तस्लीम भी किया और यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान भी किया, लेकिन उसके बाद ना जंगबंदी हुई और ना ही यरगमालियों को रिहा हुआ। इसका मतलब यह है कि इस सारे इशू को इसराइल और अमेरिका महज एक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महज गज़ा के अंदर 56 मजीद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है और एक कार्रवाई के अंदर 4 इसराइली फ़ौजियों को भी कुत्ते की मौत मार दिया गया है। अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये किसी और प्लान का हिस्सा है और ये वही प्लान है जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दिफाई मुआहिदा किया है, यानी इसराइल की तोसी का मंसूबा। इसराइल को उनकी अपनी मजहबी अकायद के मुताबिक दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक के दरमियान जो भी एरिया है जिसको वो अपना हिस्सा तस्वुर करते हैं उस पर हक़ मिल्कियत को तस्लीम करना और उसको आगे बढ़ाना। ना सिर्फ ये बल्कि फौरी तौर पर एक और स्टेटमेंट भी हमारे सामने आई है जहां पर इसराइल के वज़ीर ख़जाना की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि गज़ा को जो है वो गैर मामूली मुनाफा बख्श रियल स्टेट का तौर पर उसने पोर्ट्रे किया है। इसराइल का वज़ीर ख़जाना है जिसका नाम है बेज़लेल स्मोट्रिच, उसने दावा किया है कि वो अमेरिका के साथ गज़ा की तकसीम पर बातचीत कर रहे हैं और इसराइली वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि गज़ा गैर मामूली मुनाफा बख्श रियल स्टेट मंसूबा है और इस मंसूबे की फ़ाइल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस के सदारती ऑफिस की मेज़ के ऊपर मौजूद है। CNN के मुताबिक ये जो वज़ीर ख़जाना हैं इसराइल के बेज़लेल स्मोट्रिच, उन्होंने एक अर्बन रिन्यूअल समिट से ख़िताब किया है तेल अवीव में और उन्होंने अपने इस ख़िताब में दाएं बाजू के सख्त गिर वज़ीर की तरफ से इस बात को मंसूब किया है कि इसराइल और अमेरिका ने गज़ा जंग पर बहुत पैसा खर्च किया है, लिहाजा हमें गज़ा की ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी में हिस्सा बांटना होगा।
बेज़लेल स्मोट्रिच का मजीद कहना था कि उन्होंने इस हवाले से अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है और इस मामले पर एक बिजनेस प्लान पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर मौजूद है। हमने इन्हेदाम का मरहला अब मुकम्मल कर लिया है, जो हमेशा शहरी तजदीदकारी का पहला मरहला होता है। अब हमें तामीर करना है। यानी वो ये कहता है कि गज़ा को इस वक्त हमने जो मिलिया मेट किया है, ये हमारे एक ग्रेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जो PC1 था या उसका जो ब्लूप्रिंट था उसके मुताबिक ज़रूरी था, क्योंकि नई तामीर के लिए तकरीबें तमाम चाहिए होती है। अब हमने गज़ा को मिलिया मेट कर दिया है, उसको बिल्कुल उसको स्ट्रक्चर्स उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक नया रियल एस्टेट मंसूबा बनाएंगे, क्योंकि हमने और अमेरिका ने इस सारे मामले पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, लिहाजा इस प्रॉफिट में से हम दोनों को हिस्सा चाहिए। यानी अब गजा की तकसीम के ऊपर बात हो रही है। और इस हवाले से जब CNN ने व्हाइट हाउस से इस ये जो मौक़िफ़ सामने आया है इस्राएली वज़ीर ख़ज़ाना का, उस पर उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहा तो जो व्हाइट हाउस है उसके एहलकार का कहना था कि सदर ट्रंप तवील अरसे से ऐसे हल तजवीज़ करते रहे हैं जो गज़ा के अवाम को दोबारा तामीर में मदद दे, ताहम हमास को पहले हथियार डालने और गज़ा पर अपनी हुक्मरानी ख़त्म करने पर आमादा होना पड़ेगा। इसके बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यानी ये एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी है, और अगर ऐसा है गज़ा को इसराइल के अंदर जम करना है या गज़ा को अमेरिका के साथ मिलकर कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई नया बफर जोन बनाना है, या वहाँ पर कोई नया टेक्निकल हब बनाना है, या वहाँ को एक नया तिजारती मरकज़ के तौर पर बहीरा अहमर के साथ मिलाना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ से फ़लस्तीनियों का इनखला होगा और फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर मिस्र या लेबनान के अंदर बसाया जाएगा। और ये वही इनिशियल मंसूबा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था। अब इस मंसूबे के असरात को हम इस डील के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि ये बात तो तय है कि अब ये जो 2 रियासती हल था जिसके बारे में मुसलसल बातचीत होती रही है OIC के प्लेटफॉर्म से भी और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से भी, अमेरिका और इसराइल ने इस बात को अब हमेशा के लिए अपने तौर पर दफन कर दिया है। लेकिन क्या इसराइल यहाँ पे रुकेगा? यकीनी तौर पर वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, और इसराइल की तरफ से मिस्र और तुर्की को हदफ बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। कल ही इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक तकरीब से खिताब करते हुए वाज़े तौर पर इस बात का इज़हार किया कि हमने ये जो ईरान के साथ 12 दिन की जंग लड़ी थी, अब हमें उससे बहुत ज़्यादा तजुर्बात हासिल हो गए हैं, और अब हम ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मज़ीद गहराई में जाकर हमले करने के काबिल हो गए हैं। तो ये वाज़ेह पैगाम है खलीज के लिए भी और अरब ममालिक के लिए भी कि इसराइल के यहाँ पर कदम रुकने नहीं हैं, और चूँकि यहाँ पर रुकने नहीं है लिहाजा उसके कदमों को रोकने के लिए नई सिक्योरिटी शिफ्ट की अशद ज़रूरत थी, और वो नई सिक्योरिटी शिफ्ट को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर उसकी बुनियाद रखी। और दोहा समिट में जहाँ पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान मौजूद थे, ये इस्लामिक नेटो की तजवीज़ मिस्र की तरफ से सामने आई थी, और इस तजवीज़ को अब आगे बढ़ना है। तो लिहाजा मुमकिना तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया है, इसमें मुमकिना तौर पर अगला मुल्क जो इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में शामिल होगा वो मुमकिना तौर पर मिस्र हो सकता है। कतर भी यकीनी तौर पर ऐसी ही लाइंस पर सोच रहा है, लेकिन मिस्र इसमें से मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब ये जो दूसरी डेवलपमेंट है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, बगराम एयरबेस, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि उनकी इंतज़ामिया तालिबान से अफ़गानिस्तान में वाक़ बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रही है। यानी अमेरिका और तालिबान दोनों के दरमियान बगराम एयरबेस के हवाले से गुफ्तगू जारी है। ये इंकशाफ आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उनका ये कहना है कि उन्हें हमसे कुछ चीज़ें दरकार हैं और हमें वो बेस वापस चाहिए। यानी
طالبان کی افغان گورنمنٹ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے چند بلین ڈالرز اس وقت امریکہ نے منجمد کیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ منجمد جو بلینز آف ڈالرز ہیں وہ افغان گورنمنٹ کو منتقل ہونے ہیں تو پھر اس کے لیے شرط ہے کہ بگرام ایئر بیس واپس امریکہ کو دی جائے۔ اب یہ بگرام ایئر بیس محض وہ زمین لے کے امریکہ نے کیا کرنا ہے؟ یقینی طور پر وہاں پر اس نے اپنے فوجی اتارنے ہیں، اور وہاں پر کم از کم 10,000 فوجی اگر بگرام ایئر بیس پر جائیں گے تو تب ہی امریکہ کا وہاں پر کنٹرول مکمل ہوگا۔ 10,000 فوجی، اور 10,000 فوجی ایک پوری فوج ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کا اعلان کیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکی فوج کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ چین کے اس علاقے سے محض 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے جہاں چین جوہری ہتھیار تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے سابق امریکی صدر بائیڈن کی قیادت میں امریکی انخلا کے دوران بگرام کا کنٹرول چھوڑنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے وہ بیس بغیر کسی قیمت کے دیا ہے اور ہم اس بیس کو واپس لے کے رہیں گے۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ امریکہ کی بگرام ایئر بیس کو دوبارہ کنٹرول کرنے کی خواہش موجودہ حالات میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال کے تناظر میں، اور اس کے علاقائی اثرات نہ صرف بہت زیادہ گہرے ہیں بلکہ یہ پیچیدہ بھی ہیں، کیونکہ طالبان کی حکومت کو ابھی تک امریکہ کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں حال محض رشیا کے علاوہ ابھی تک کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اگر امریکہ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے تو طالبان کی طرف سے اگرچہ اس بات کا اعلان سامنے آیا ہے، ان کے ایک نائب وزیر نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ افغانستان میں کسی غیر ملکی فوجی کو ہم یہاں پر برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کو دیں گے، لیکن بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ونڈو کو طالبان گورنمنٹ نے بھی اوپن چھوڑ رکھا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی گفتگو ہو جائے اور بارگیننگ ہو جائے۔ اسی طریقے سے چین جو کہ طالبان کی حمایت کرتا ہے اور افغانستان کے معدنی وسائل میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ امریکہ کے اس اقدام کو اپنے مفادات پر حملہ تو ڈیفینیٹلی تصور کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلقات ہیں اس وقت پاکستان، چائنا، رشیا، امریکہ، یہ تمام کے تمام اس کو بھی ایک نئی پیچیدگی سے دوچار کر دے گا۔ اور اگر ہم اس فیصلے کو پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کے تناظر میں دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ جیو پولیٹیکل پہیلی کی طرح ہے، جس کو جو ہے نا سلجھانا یا اس کو سمجھنا شاید کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے، اور چیلنج اس وجہ سے ہے کہ پاکستان نے ایک جرأت مندانہ پوزیشن لیتے ہوئے سعودی عرب کی جو ہے وہ نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ وہ سعودی عرب کے فیصلے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد خطے میں، خاص طور پر خلیج میں، مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو کمزور کر سکتا ہے، اور امریکہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت کے ایشو کو لے کر پاکستان اس وقت کتنا سینسٹیو ہے، اور اگر وہاں پر آ کر امریکہ بیٹھ جاتا ہے اور پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، چائنا اس ٹرائیو کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو سارے کا سارا ڈیفنس ڈیٹرنس ہے وہ چائنا سے ہی حاصل کرتا ہے، اور اگر اسی ڈیٹرنس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا سعودی عربیہ تک تو چائنیز مفادات بھی پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جا کر جڑ جائیں گے، اور بگرام ایئر بیس نہ صرف بلوچستان بلکہ خیبر پختونخوا اور چین کے ایٹمی تجربات کے مرکز تینوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے ایک ایسا مسلسل خطرہ ہوگا جہاں سے امریکہ بیٹھ کر یہ 4-5 ممالک کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکے گا۔ لہٰذا یہ جو جواب
امریکہ کی طرف سے سامنے آیا ہے یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس کو امریکہ کے سفارتی اور سیاسی دباؤ کے ساتھ ساتھ دیگر ایسپیکٹس کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، اور مجموعی طور پر اس سارے عمل کو امریکہ کی اس ریجن میں واپسی کی سیاست کے طور پر اس کو اگر ہم نظر میں رکھیں اور مستقبل کے امکانات کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کر کے پاکستان، چائنا، ایران، ان سب کو نہ صرف کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے بلکہ افغانستان کی اسٹریٹجک پوزیشننگ کے اوپر بھی اپنی موجودگی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کے لیے طالبان کو کون سا انسینٹو دیتا ہے۔ کیا ان کی عبوری حکومت کو تسلیم کیا جائے گا؟ کیا وہاں پر جو عورتوں اور بچوں پر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے اس کی امریکہ حمایت کرے گا؟ کیا طالبان کو مستقبل میں دیگر ممالک کے خلاف ایک جو ہے کرائے کے جنگجوؤں کے طور پر استعمال کیا جائے گا؟ بڑے ایسپیکٹس ہیں اس کو اس طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ پاکستان کسی انتہائی بڑی پیش رفت کے لیے تیار ہو رہا ہے جو کہ ماضی سے قطعی طور پر مختلف ہے، یہ تمام پہلو اسی کے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے قد میں اضافہ ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ پاکستان کے تحفظ میں آ رہا ہے، یا پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے دفاع کے ذمہ داری سونپی گئی ہے اسرائیل کے خلاف، تو یہ ایک ایسا رول ہے جس کو پاکستان کو نہ صرف قبول کرنا ہے بلکہ اس کو نبھانا ہے، کیونکہ پاکستان کی وہاں پر موجودگی اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے میں کافی بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قابلیت، چائنا کی سپورٹ اور سعودی عرب کے مالی وسائل، یہ تینوں مل کر اس خطے کے اندر گیم کو مکمل طور پر چینج کر دیں گے، اور یہ صورتحال امریکہ کے لیے مستقبل میں یقینی طور پر پریشانی کا سبب ہے، اور یہ تمام اقدامات جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں یہ امریکہ کے مستقبل کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کی محض ایک جھلک ہے۔ اگر آپ اس سارے معاملات کو غور سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہی ایسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دنیا کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔